हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस यूनिट के सेकंड पार्ट का लास्ट टॉपिक होगा एंड दिस टॉपिक इज़ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू एल्कीन। एक्चुअल में हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, बट मैंने सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है अपलोड करेंगे। तो अदरवाइज़ हमने इसको पढ़ा हुआ है कहाँ पर, जब हमने मार्कोनिकव्स रूल पढ़ा था वहाँ पर हमने मैकेनिज्म पढ़ा था। वही मैकेनिज्म हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म था। यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने वहाँ पर लिखा था। ओके, देखिए ये जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ओके, देखिए मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब ये हुआ कि इन दिस रिएक्शन द मॉलिक्यूल विच एड्स टू द एल्कीन इज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यहाँ पर पहले क्या होगा, जो फर्स्ट एडिशन होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी। वही हमने देखना है कि वो किस तरीके से ऐड होता है एल्कीन के अंदर। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये सब वही था जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा हुआ था कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एच एक्स। एक्चुअल में अगर देखेंगे हम जो हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर में पढ़ा था खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, वहाँ पर जो एडिशन होती थी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती थी। वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो नहीं करती थी, वो करती किसको फॉलो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, चेन मैकेनिज्म को। वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था उसका मैकेनिज्म, बट स्टिल मैंने आपको वहाँ पर मैकेनिज्म आपको बता दिया है अच्छे से, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बट आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन थी, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो एडिशन हम देखेंगे, यहाँ पर हम लेंगे हाइड्रोजन हेलोजिनेशन। जो हाइड्रोजन हैलाइड हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, उसी का मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखेंगे। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX टू द अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स या अनसिमेट्रिकल एल्कीन, टू प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। एक हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, दूसरा माइनर प्रोडक्ट। कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा उसको कौन देखेगा, वो किस बेस पर हम डिसाइड करेंगे, दैट इज बीइंग डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकव्स रूल। क्या कहता है ये रूल कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वाइस वर्सा। ओके, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे आ जाए। पहले रिएक्शन को देखिए आप। रिएक्शन जब मैंने करवाई, मतलब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया प्रोपीन, इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड कराया मैंने। जब इसको ऐड इसमें कराया तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक हमारे पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा हमारे पास है 1 ब्रोमोप्रोपेन। और हमने देखा था लास्ट टाइम कि 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये माइनर प्रोडक्ट है और 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है वो, इसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। आइए मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए हमारे पास मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा HBr में से। देखिए ये हमारे पास है H और ये हमारे पास है Br। ठीक है, HBr क्लियर। यहाँ पर होगा, देखिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अगर होमोलिसिस होता तो होमोलिसिस से जनरेट होंगे फ्री रेडिकल्स, तो वो फिर मैकेनिज्म हो जाएगा फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। बट यहाँ पर हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये देखा गया है कि यहाँ पर होती ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। दिस मीन्स दैट यहाँ पर होमोलिसिस ना होगी, यहाँ पर हमारे पास होगी हेट्रोलिसिस, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे ब्रोमीन के ऊपर। अब यहाँ पर चार्जेस जनरेट होंगे, ये हाइड्रोजन आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ब्रोमीन आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब अगर ये ब्रोमीन अटैक पहले करता तो हमारे पास जो रिएक्शन होती, हमारे पास जो मैकेनिज्म फिर बनता, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म। लेकिन ये देखा गया है कि यहाँ पर सबसे पहले जो अटैक होता है वो किसका होता है, H पॉजिटिव का। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। क्लियर। ओके, देखिए कैसे होगा। अब हम जानते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है, दैट इज प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और हम जानते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो दो बॉन्ड होते हैं, अगर एक होता मानते हैं दैट इज सिग्मा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर दो बॉन्ड्स हैं और दो बॉन्ड में से एक वाला बॉन्ड जो होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये वाला सिग्मा,
और ये वाला हमारे पास होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है ये थोड़ा वीक बॉन्ड होता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं एडिशन रिएक्शन के लिए। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब ये वो वाली साइड पर अटैक करेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड की तरफ, है ना, पाई बॉन्ड के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है। अब ये हाइड्रोजन आकर अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड पर, ओके, पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और अपनी वैलेंसी को पूरा कर देगा और अपने चार्ज को खत्म कर देगा। अब क्या करता है ये हाइड्रोजन, ये अटैक करता है डबल बॉन्ड पर, पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर देखा जाएगा ये इस वाले कार्बन एटम के साथ भी और इस वाले कार्बन एटम, दो कार्बन एटम्स के साथ है, ठीक है ना। मतलब पॉसिबिलिटी दोनों बनती है कि हाइड्रोजन एटम या तो इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा या तो इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्लियर। मैंने इसलिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट लिखे हैं, एक पॉसिबिलिटी ये वाली है एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दिस वन। अब क्या हुआ, पहले में क्या किया मैंने कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, सपोज इसने अटैक किया किस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर, ये वाला कार्बन जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस वाले कार्बन पर अटैक किया। तो जब इस हाइड्रोजन ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया तो यहाँ पर कार्बन साथ एक ही हाइड्रोजन था, लेकिन जब इस वाले हाइड्रोजन ने अटैक किया ये बन गई CH2, दो हाइड्रोजन आ गए, क्लियर। और ये डबल बॉन्ड था ये टूट गया, जो पाई वाला बॉन्ड था ये टूट गया और हमारे पास बचा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बचा और आगे CH2। अब इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है नहीं, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। इन सेकंड केस मान के चलते हैं ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इसने अटैक किया इस वाले कार्बन पर। जब इस कार्बन पर अटैक करेगा क्या होगा, इसके पास दो हाइड्रोजन है, अब ये कार्बन हाइड्रोजन भी आ जाएगा, बन जाएंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, CH3 लिख लिया मैंने यहाँ पर, और डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी, लेकिन इस वाले कार्बन के साथ डेफिशिएंसी हो जाएगी एक बॉन्ड की, है ना, जिसकी वजह से पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। मतलब यहाँ पर जो कार्बोकैटाइंस जनरेट होते हैं वो दो किस्म के कार्बोकैटाइंस जनरेट होते हैं, यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटाइन, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, क्लियर। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक देखिए ना, यहाँ पर एडिशन होती है, Br की भी एडिशन होती है और H पॉजिटिव की भी एडिशन होती है, मतलब कैटाइन की भी एडिशन होती है, एनाइन की भी एडिशन होती है, क्लियर। मतलब इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन भी होगी, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन भी होगी, लेकिन इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट अटैक इज इलेक्ट्रोफाइल। जो पहला अटैक जो करेगा यहाँ पर वो इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इसलिए ये जो एडिशन है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा बट ये बाद में अटैक करेगा, क्योंकि जो पहला अटैक होता है उसी बेस पर हम रिएक्शन को बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। पहला अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, इसलिए पूरी रिएक्शन आएगी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्लियर। अब देखो जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया एल्कीन पर तो इसने यहाँ पर दो प्रोडक्ट दिए और दोनों प्रोडक्ट में हमारे पास जनरेट होते हैं कार्बोकैटाइंस। एक वाले प्रोडक्ट में हमारे पास बनता है प्राइमरी कार्बोकैटाइन और दूसरे वाले में हमारे पास बनता है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो कार्बोकैटाइंस है हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कार्बोकैटाइंस का। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन हमारे पास होता है टेरिशरी कार्बोकैटाइन, उससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी और उससे कम होता है प्राइमरी और सबसे कम होता है मिथाइल कार्बोकैटाइन। देखिए मैं आपको थोड़ा इसका रीज़न देता हूँ कि ये क्यों ज़्यादा और कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये हमारे पास है कार्बोकैटाइन, सपोज ये हमारे पास है कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन का मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमने इसके साथ जोड़ दिया यहाँ पर CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। हम जानते हैं ये जो मिथाइल ग्रुप है इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं बट देखा गया है कि ठीक ठाक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कुछ हद तक इसको सपोर्ट कर सकता है। अब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप इसके साथ हमने अटैच किया, ये मिथाइल ग्रुप इसको कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा थोड़ा बहुत, और इसके पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये चाहता है कहीं ना कहीं से नेगेटिव चार्ज मिल जाए और ये इसको बैलेंस कर ले, ठीक है। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटाइन है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा बहुत उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, कुछ हद तक इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर लेगा। अब ये हुआ, मान के चलते हैं इसके साथ दूसरा मिथाइल ग्रुप भी आ गया, ठीक है, ओके।
अब क्या हो गया, इस मिथाइल ग्रुप ने भी इसको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया, इसने भी देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर दो सोर्स बन गए इसको इलेक्ट्रॉन देने का। अब देखो ना, अब ये चाह रहा था कि इसको नेगेटिव चार्ज कहीं से मिले, पहले एक इसको दे रहा था, थोड़ा बहुत स्टेबल कर रहा था, अब इसको दो दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज, मतलब ये वाला मिथाइल ग्रुप भी, ये वाला मिथाइल ग्रुप भी, अब ये और ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को। मतलब ये वाला कम स्टेबल था, जब दो हमारे पास आ गए, दो हमारे पास और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब ऐसा होगा अगर तीसरा भी इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, CH3 ग्रुप तीसरा भी जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये तीसरा भी इसको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर इसके पास 3 सोर्स बन गए इलेक्ट्रॉन्स के, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये काफ़ी हद तक जो है अपना वो चार्ज बैलेंस कर रहा है, वो जो नेगेटिव चार्ज को मिल रहा है इन 3 मिथाइल ग्रुप्स के। अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है तो अनस्टेबल, बट अगर कंपेयर हम करें, जैसे ये अकेला था, ये बहुत कम स्टेबल है, और ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस साथ मिथाइल ग्रुप लगे हैं और ये मिथाइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? इसलिए अगर इस कार्बन के साथ सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा वो थोड़ा कम स्टेबल होगा, अगर 2 लगे होंगे ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर 3 लगे होंगे तो इट इज़ मोस्ट स्टेबल। क्लियर? इसलिए अगर एक कार्बन के साथ एक ही कार्बन लगा होगा, ये मिथाइल ग्रुप लगा होगा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर इस कार्बोकैटायन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, कितने? 2 मिथाइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर 3 लगे होंगे उसको हम बोलते हैं, जैसे ये वाला है, इसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन। क्लियर? अब प्राइमरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल, क्यों? एक ही इसको मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल, क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है ये और भी ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसको यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जो प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब समझ आ गया किस तरीके से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है फ्रॉम प्राइमरी कार्बोकैटायन। यही यहाँ पर मैं बोल रहा था मैं। देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखो ये वाला कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बन डायरेक्ट अटैच है एक ही कार्बन के साथ, डायरेक्टली अटैच। ये जो पीछे कार्बन है ना, ये हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इसके साथ अटैच नहीं है, ये इसके साथ अटैच है, इस वाले के साथ अटैच है। मतलब इस कार्बोकैटायन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है उस पर डिपेंड करेगा। देखो डायरेक्टली एक ही अटैच है, इसलिए प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसके साथ डायरेक्टली दो है, एक यहाँ पर है और एक इस साइड से है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्लियर? अब कार्बोकैटायन पर अटैक करना है किसने? ब्रोमाइड आयन ने। ठीक है, ब्रोमाइड अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर। क्लियर? देखो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, in the above products there is formation of carbocations. In first case the carbocation is primary and second case it is secondary. We know that secondary carbocation is more stable than the primary carbocation, so it react further to form the product. ये मैंने आपको आगे समझाया कि किस तरीके से secondary carbocation ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर ये जो ब्रोमाइड है अटैक करेगा किस पर? सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर, प्राइमरी कार्बोकैटायन पर नहीं। ठीक है, अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर इसने अटैक किया और जुड़ गया CH के साथ, और फाइनली हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो यही हमारे पास मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। क्लियर? होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस वाले पार्ट का। जो नेक्स्ट हम वो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आपको, वो हमारे पास 3rd पार्ट होगा इस यूनिट का, दैट इज एल्काइंस। मतलब नेक्स्ट हम एल्काइन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।